Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about problems on ratio, proportions and variation. Okay? सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि रेशियो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे. उसके बाद हम प्रोपोर्शन को समझेंगे और वेरिएशन को भी समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. As you can see, this is our first question. So let's discuss about it. Salaries of Prudhvi and Manoj are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is Manoj's salary? देखो, क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ. दो बंदे हैं, एक है पृथ्वी और दूसरा है मनोज. पृथ्वी और मनोज, इनकी सैलरीज का रेशियो क्या दिया गया है? 2:3. रेशियो आई होप आप समझते होंगे. पिछला सेशन हम रेशियो पर ही पढ़ के आए हैं. ओके, अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रेशियो पहले पढ़ लो, उसके बाद आप प्रोपोर्शन पढ़ना. ओके, क्वेश्चन पर आते हैं. देखो, पृथ्वी और मनोज की सैलरी का रेशियो क्या दिया है? 2:3. ओके, इस रेशियो से हमें समझ में आता है कि भाई मनोज की सैलरी ज्यादा है क्योंकि उसका रेशियो 3 है. 3 वैल्यू ज्यादा है. ओके, इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4,000, अगर दोनों की सैलरी को 4,000 रुपये बढ़ा दिए जाए दोनों की सैलरी में, तो जो नई सैलरी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 40:57. तो ये पूछ रहा है कि भाई मनोज की सैलरी क्या होगी. ओके, अब देखो, ये रेशियो है, एक पर्टिकुलर नंबर दोनों के मल्टीप्लीकेशन में होगा. लेट्स सपोज वो x है. ओके, और दोनों की सैलरी में 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ. इसकी पृथ्वी की सैलरी में भी हुआ और इसकी सैलरी में भी हुआ. ओके, और इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी का नया रेशियो बना वो क्या बना? 40:57. अब सिंपल हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो सिंपल हम यहाँ पर करने वाले हैं 40 × 3x + 4,000 और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 2x. सॉरी, मैं इसे इरेज करता हूँ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 57 × 2x + 4,000. ओके, अब सिंपल हम इसे सोल्व करेंगे. 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ पर 120x प्लस. अब देखो 40 की मल्टीप्लीकेशन क्या मैं 4,000 में करूँगा. इसको करने से क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूँगा मेरा टाइम कंज्यूम होगा, पहली बात. दूसरी बात, इसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक बड़ा नंबर मुझे मिलेगा जो मेरी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बना सकता है. तो मैं सिंपल इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख लूँगा 40 × 4,000. ओके, उसके बाद 57 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 114x प्लस, इसको भी मैं एज इट इज़ लिख लूँगा 57 × 4,000. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे. देखो, ये भी वेरिएबल वाला है और ये भी वेरिएबल वाला, दोनों को एक साइड लाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे. 120x, ये देखो, ये जब 114x इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा. तो 120x - 114x विच इज इक्वल्स टू 6x. ओके, अब देखो, ये 57 × 4,000, ये 40 × 4,000 को जब हम राइट साइड लेकर जाएंगे, इस पूरी वैल्यू को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी. तो सिंपल हम वही करने वाले हैं. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 57 × 4,000 - 40 × 4,000. ओके, अब इसे यहाँ से सोल्व करेंगे. देखो, 6x इक्वल्स टू, मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन ना करो. अब तो सिंपल यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम 4,000 को कॉमन ले लेंगे और ये 57 - 40 ये अंदर आ जाएगा. ओके, तो 6x इक्वल्स टू 4,000, 57 - 40 विच इज इक्वल्स टू 17. यहाँ से x की वैल्यू सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई 3. अब देखो यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी 6 है ना ये. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 3 आर, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2,000 इज आर, यहाँ पर 4,000 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 34,000 डिवाइडेड बाई 3. तो फाइनल x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है. ओके, अब हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज मनोज सैलरी? मनोज की सैलरी का रेशियो क्या था? 3x था. तो इसका मतलब x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, तो सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ. इससे ज़्यादा हमें क्या करना है? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. उसकी सैलरी हमारे पास कितनी आ गई? 34,000, 34,000 रुपये मनोज की सैलरी आ चुकी है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A sum of money is distributed among Varsha, Likhit, Ramesh and Nandana in the proportion 5:2:4:3. If Ramesh gets 1,000 more than Nandana, what is Likhit's share? देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है भाई कुछ अमाउंट है, कुछ मनी है और 4 बंदे हैं, वर्षा, लिखित, रमेश एंड नंदना. चारों के अंदर उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया गया? किस प्रोपोर्शन से? 5:2:4:3. अभी बोल रहा है कि भाई रमेश के पास 1,000 रुपये ज़्यादा है नंदना से, तो लिखित का शेयर बताओ कितना होगा. सबसे पहले क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब इसको कैसे अप्रोच करना है वो बताता हूँ. देखो, 4 बंदे हैं, पहला है वर्षा, दूसरा है रमेश और दूसरा है लिखित और तीसरा रमेश और चौथा कौन सा है? नंदना.
और इनका रेशो क्या है 5:2:4:3। ये इनका रेशो है, जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो आया वो 5:2:4:3 आया। और अभी बोल रहा है कि भाई रमेश के पास 1,000 रुपये ज़्यादा है नंदना से, तो लिखित का शेयर बताना है। तो रमेश और नंदना का रेशो क्या है 4, तो यहाँ इनके उसमें x भी होगा, ओके, क्योंकि रेशो में है। तो इनके रेशो का डिफरेंस क्या है 4x - 3x विच इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू ही 1000 हमें दी गई है, 1000 हमें दी गई है। भाई एक बात बताओ, रमेश के पास 1000 रुपये ज़्यादा है नंदना से, उनका रेशो क्या आया x आया, तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि रमेश में से रमेश के पास जितना अमाउंट है उसमें से अगर नंदना का माइनस किया जाए तो जो भी बचेगा वो ज़्यादा वाला बचेगा, और वो 1000 ज़्यादा है तो x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। और अब इसने पूछा है कि लिखित का शेयर बताओ, लिखित का रेशो क्या है 2x है, तो 2x की वैल्यू हमारी क्या है 1000 आई, तो सिंपल 2 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 2000। लिखित का शेयर कितना आ गया 2000 रुपीज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of three numbers is 98. If the ratio of first to second is 2:3 and that of the second to third is 5:8, then the second number is, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कोई भी 3 नंबर है, उनका जब हम सम करेंगे उनका सम है 98, और उनके फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो जो बनता है वो 2:3, और सेकंड टू थर्ड का जो बनता है वो 5:8। तो सेकंड नंबर बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं एक बार। देखो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। ओके, मैं वो 3 नंबर क्या सपोज कर लेता हूँ, लेट सपोज पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, और तीसरा नंबर z है। और ये बोल रहा है कि जब इनका सम किया जाएगा तो वो आएगा 98। और आगे ये बोल रहा है कि फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो है 2:3, मतलब पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है। पहला नंबर मैंने x को माना है, दूसरा नंबर मैंने y को माना है, तो x:y इसका रेशियो क्या आया 2:3 आया। ओके, और अब ये बोल रहा है कि सेकंड टू थर्ड का जो रेशियो है वो 5:8 है। सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड नंबर में मैंने y माना हुआ है और थर्ड नंबर मैंने z माना हुआ है, तो इसका मतलब y:z जब हम करेंगे तो इसका रेशियो बोल रहा है कि भाई 5:8 है। तो अब सेकंड नंबर बताओ क्या होगा। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके का कर लूँ x:y:z, इसकी वैल्यू अगर मैं ये रेशियो निकाल लूँ, उसको मैं सिंपल 98 के इक्वल रख दूंगा, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उससे मैं सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। ओके, देखो वो कैसे होगा। अब x:y:z ये निकालने के लिए इनमें जो कॉमन वेरिएबल है वो y है, और दोनों रेशियो में y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अब पहला रेशियो हमें क्या देके रखा है x/y विच इज इक्वल्स टू 2/3। दूसरा रेशियो क्या है y/z विच इज इक्वल्स टू 5:8। ओके, ये दो रेशियो हैं। अब आप देख सकते हो कि भाई y की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 5 है, मुझे इन्हें सेम बनाना है। और रेशियो वाले सेशन में मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया था कि रेशियो की जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस वाली सेकंड रेशियो, लेट्स सपोज ये हमारा रेशियो 1 है और ये हमारा रेशियो 2 है। ओके, इस वाले रेशियो 2 में जो y की वैल्यू है उसे रेशियो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रेशियो में, तो 2 × 5 और 3 × 5 ये हो गया। और फर्स्ट रेशियो की जो y की वैल्यू है उसे सेकंड रेशियो में पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3 और 8 × 3। ओके, अब ये देखो x और y हमारा ये बन गया और y:z हमारा ये बन गया। अब इसे देखते हैं क्या फाइनल वैल्यू क्या है इनकी। x और y की क्या आएगी 5 × 2 = 10 और 5 3 आर यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर 15 ये आ गया और यहाँ पर 24 ये आ गया। तो देखो x/y की वैल्यू ये आ गई और y/z की वैल्यू आ गई। तो सिंपली अब मैं इसे x:y:z मतलब इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है 10 है और y की वैल्यू क्या है 15 है, z की वैल्यू क्या है 24 आई। तो ये x:y:z की फॉर्म में मैंने इन्हें लिख लिया। और अब ये तीनों चीज़ें बराबर किसके हैं 10:15 24, ये बराबर किसके हैं भाई 98 के। ओके, और जब ये रेशियो है तो पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, मतलब 10x। अगर मैं x मान लूँ, देखो मैं यहाँ x नहीं मान सकता क्योंकि जो पहला नंबर मैंने माना हुआ वो x माना हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे k मान लूंगा, k वेरिएबल। ओके, कि कोई नंबर है k वो इनके मल्टीप्लीकेशन में। ओके, 10k + 15k + 24k जो कि बराबर है 98 के। और जब हम इनका सम करेंगे वो कितना आएगा 10 + 15 विच इज़ 25 + 24 विच इज़ इक्वल्स टू 49k विच इज़ इक्वल्स टू 98। और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 98 / 49, तो इसका यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या है 2 आई।
अभी बोल रहा है कि भाई सेकंड नंबर बताओ क्या था। देखो सेकंड हमने क्या माना था, y माना था, और यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्या है 15k आया, और k की वैल्यू क्या है 2 आई। तो सिंपल 15 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 30, तो सेकंड नंबर हमारा 30 था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Monthly income of A and B are in the ratio 5:5 and their monthly expenses are in the ratio 5:7. If each of them save 2400, find the income of A. देखो क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, दो बंदे हैं ए एंड बी, एक ए है दूसरा बी है, उनकी जो मंथली इनकम है उनका रेशो क्या है 4:5, मतलब उनका रेशो क्या है 4x और 5x ये है। अभी बोल रहा है कि उनका मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:7, उनका जो एक्सपेंसेस का रेशियो है वो क्या है 5:7। इफ एच ऑफ देम सेव 2400 रुपये 2400, फाइंड द इनकम ऑफ ए। मतलब अगर ये सेविंग करते हैं 2400 रुपये की दोनों के दोनों, तो ए की इनकम बतानी है कि कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो कैसे होगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई जो बंदा ए है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है भाई 4x, भाई ये बताया तो है ना, इनकी इनकम का रेशियो 4:5, तो ए का 4 होगा बी का 5 होगा। अब इसका एक्सपेंस कितना है, इसका एक्सपेंस कितना हो गया, ए का एक्सपेंस कितना हो गया, एक्सपेंस का रेशियो 5:7 है, तो ए का 5 हो गया, 5x हो गया। ये बात तो हो गई ए की। ओके, अब बात करते हैं बी की, जो बी बंदा है, इसका मतलब बी जो है उसकी इनकम कितनी हो गई 5x हो गई, और बी का एक्सपेंडिचर उसका खर्चा कितना हो गया 7x। इसे हम x नहीं मानेंगे देखो, क्योंकि हमने इनकम को जब x मान लिया तो हम इसके एक्सपेंडिचर को कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर भी ये y होगा, और यहाँ पर भी ये y होगा, और यहाँ पर भी ये y होगा, और यहाँ पर भी ये y होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल हमें करना क्या है, देखो ये जो इनकम होती है ये क्या होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकम किसे कहते हैं। भाई जितना अमाउंट मैंने खर्च कर दिया और जितना मेरे पास सेविंग है वही तो मेरी इनकम है ना। तो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और ये बोल रहा है कि वो लोग जो है सेविंग कर रहे हैं, सेविंग कितने रुपए की कर रहे हैं 2400 रुपये की। तो सेविंग जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो सेविंग मुझे क्या मिलेगा भाई, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूँ तो मेरी सेविंग मुझे मिल जाएगी। भाई जितनी मुझे इनकम मिली है उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिया, तो इनकम में से अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरी सेविंग, जितने पैसे मेरे पास बचे हुए हैं वो मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, आई माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो सिंपल यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो जो बंदा ए है उसकी इनकम कितनी है 4x है, तो उसकी इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे को जब हम माइनस करेंगे, उसका खर्चा कितना है 5y है। ओके, ये देखो उसकी इनकम 4x है और उसका एक्सपेंडिचर 5y है, और ये बराबर किसके है, उसके सेविंग के। और सेविंग कितनी दी गई है 2400 रुपीज़ दी गई है। और यही सेम काम बी के साथ है। भाई बी की जो इनकम है वो कितनी है 5x है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 7y है, और वो सेव कितना कर रहा है 2400 रुपये सेव कर रहा है। देखो ये इक्वेशन 1 बन गई और ये सेकेंड बन गई। ओके, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, और इसे हम ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे करेंगे देखो अभी करते हैं। भाई यहाँ से 4x माइनस 5y, इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2400। ओके, 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20x, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 25y विच इज इक्वल्स टू, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 12000। एक बार करके भी चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, हाँ यही मिलेगा हमें 12000, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, और मतलब इक्वेशन 1 से जो डिराइव हुई। अब बात करते हैं, अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 की करनी है ना बी में, तो यहाँ से 5x और यहाँ से माइनस 7y और इसकी 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इक्वल्स टू 4 इंटू 2400। इसमें ये दूसरी बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 20x माइनस 28y इक्वल्स टू, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 9600। ओके, ये हमारी सेकंड हो गई। ओके, अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये जब हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। देखो
अब जब उस सेकंड को माइनस करेंगे 20x और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ से 3y हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमें 3y इक्वल्स टू, और ये 12,000 माइनस 9,600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12,000 में से 9,600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 400 तो यहाँ से हमारे बचेंगे और 2,000 ये, तो हमें यहाँ पर 2400 मिलेगा। ओके, तो y की वैल्यू सिंपल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 800 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू में देखो a की इनकम पूछी है ना, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और a वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पेस्ट कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ से देखो 4x माइनस 5 इंटू 800 इक्वल्स टू, ये कितना आया 2400। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा 4x माइनस यहाँ से आ जाएगा 4000 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2400, और 4x इक्वल्स टू, जब ये 4000 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6400 ये आ जाएगा। x की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 1 इज़ 4, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1600। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, 1600 आ गई। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन में तो नहीं रखेंगे, ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इससे डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इनकम a की कितनी है। देखो a की इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, 4 था। ओके, और x की वैल्यू कितनी आई, 1600 आई। तो 4 इंटू 1600 जब हम करेंगे हमें मिलेगा 6400, और यही a की इनकम होगी। ओके, so this is the final answer of this question. Okay, so let's move on to the next question. There is no more question on the topic of ratio, so let's discuss about proportion. Okay, प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो प्रोपोर्शन ये समझ लो कि दो रेशो को जब हमें बताना हो कि ये दो रेशो आपस में इक्वल है, वहाँ पे उसे हम प्रोपोर्शन के जरिए बताते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास दो रेशो हैं A:B और एक रेशो है B:C। तो जब मुझे बताना है कि A:B बराबर है इज सेम एज B:C, तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, तो मैं ऐसे बताता हूँ। ओके, इसका मतलब सेम ही है A डिवाइडेड बाई B विच इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई C। यही तो होगा भाई, पहला रेशो A:B है तो A डिवाइडेड बाई B, दूसरा रेशो B:C है तो B डिवाइडेड बाई C, और यहाँ से एक चीज़ और बन सकती है B² इक्वल्स टू AC, ये भी तो बन सकता है भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब B इंटू बी विच इज इक्वल्स टू A इंटू C, तो सिंपल यहाँ से क्या बनेगा, B² इक्वल्स टू AC, यही तो हुआ ना हमारे पास। ओके, तो ये तो मैंने तीन वेरिएबल लिए थे A, B और C, और जब हम इसको इस प्रोपोर्शन इस ऐसे लिखते हैं तो A और B और C, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लिखे हुए हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ओके, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब इसमें तो मैंने तीन वेरिएबल लिए, अब मैं चार वेरिएबल लेता हूँ। लेट्स सपोज A:B इज सेम एज C:D, तो इसका सिंपल सा मतलब यही तो हुआ A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे AD इक्वल्स टू C और B, भाई यही तो होगा रेशो। प्रोपोर्शन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सिंपल जब मैं बताना भाई ये रेशो और ये दूसरा रेशो सेम है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत सी बार कई बार ये भी होता है कि आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है, आपको 3 नंबर देंगे, वो A, B, C 3 वेरिएबल इस तरीके से देंगे और आपसे पूछेंगे थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो उसका सिंपल मतलब ही यही होता है कि A:B और सिंपल B:C, यही होता है। आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। ओके, और बहुत बार ये होता है कि आपसे मतलब मिडल प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है कि मिडल बताओ, आपको A और C दिया जाएगा और B बताओ कैसे होगा, तो उसमें भी आपको सिंपल ये करना है A:B इज सेम एज B:C। ओके, तो ये कुछ प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक बात आपको और बतानी है, देखो ये जो बाहर वाले होते हैं ये और ये जो इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम, और ये जो अंदर वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मीन। ओके, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये जो कुछ मैंने आपको प्रोपोर्शन के बारे में आपको समझाया, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ 0.75 इज टू x इज सेम एज 5 इज टू 8 देन x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो दो रेशो में दे के रखे हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो सिंपल क्या करेंगे 0.75 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ से 5 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 8, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 0.75 इंटू 8
विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0.75 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, 15, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.15 इंटू 8, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0.15 इंटू 8 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2, ये x की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अगर आप मतलब पॉइंट वाले नंबर जो डेसिमल वाले होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका कैलकुलेशन अगर आपको मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 0.75 इंटू 8 है ना डिवाइडेड बाई 5, तो आप क्या करो ये पॉइंट और जीरो यहाँ से हटा दो और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी 2 डिजिट, तो आप सिंपल क्या करो 1 और 2 जीरो लगा दो, 2 डिजिट थी ना तो 2 जीरो हमने लगा दिए। अब जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर 1.2 ही आएगा। ओके, देखो 5 1 इज आर 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 15 ये आ गया। ओके, अब देखो 5 से इस ये 3 टाइम्स जाएगा और 5 से 20 टाइम्स जाएगा। ओके, अब देखो ये 2 से जाएगा, 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 5, और फर्दर जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको 1.2 ही मिलना है। ओके, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया था, सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 100-meter race, A beat B by 200 meter and A beats C by 300 meter. By how many meters will B beat C? देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है भाई एक ट्रैक है, रेस हो रही है 1000 मीटर की रेस है। ओके, लेट्स सपोज ये रेस का ट्रैक है। ओके, और रेस मतलब कहाँ से शुरू हुई भाई 0 से शुरू होगी और 1000 मीटर तक जाएगी। ओके, 1000 मीटर, तो मैं क्या करता हूँ 200 का पार्टीशन इसमें बनाता हूँ, 200 के पॉइंट बनाता हूँ। ये देखो 200 और यहाँ पर आ जाएगा 400 और यहाँ पर आ जाएगा 600 और यहाँ पर आ जाएगा 800 और ये 1000 मीटर पर ये है ही। ओके, तो 200 मीटर 400 मीटर एंड सो ऑन। ओके, अब ये बोल रहा है कि इन अ 1000 मीटर रेस ए बी सी, 3 बंदे हैं, 3 बंदे अपने पास हैं ए बी और सी। अभी बोल रहा है कि ए नाम का जो बंदा है उसने बी को हराया 200 मीटर के फासले से। मतलब ए जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका, मतलब ए जब बिल्कुल उसने रेस को जीत लिया, तो जो बी था उसे 200 मीटर के फासले से उसने हराया, तो बी कहाँ था, बी कहीं 800 पर था। ओके, और ये बोल रहा है कि ए ने जो सी को हराया वो 300 मीटर से हराया, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं 700 होगा। तो जब ए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो सी कहीं 700 पर स्टैंड कर रहा था। ओके, अभी बोल रहा है कि बाई हाउ मैनी मीटर्स विल बी बीट सी, मतलब बी ने सी को कितने मीटर से हराया। अब आप ऐसा मत कर देना कि बी ये रहा और सी ये रहा, फासला कितना है भाई 100 का है तो 100 मीटर से हराया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बी अभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा और सी उससे कितना पीछे हम नहीं बता सकते, क्योंकि बी अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। क्योंकि इन तीनों की स्पीड डिफरेंट हो सकती है क्या, डिफरेंट होगी, तभी तो वो एक दूसरे को हरा पाएंगे। अगर स्पीड उनकी कांस्टेंट होगी तो तीनों मतलब एक टाइम पर ही वहाँ पहुँचेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो 100 मीटर तो इसका मतलब इसने 100 मीटर से तो इसे बीट नहीं किया, तो इनकी जो स्पीड होगी ना उसका जो रेशियो होगा उससे हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि बी ने सी को किस रेट से मतलब कितने मीटर से उसे हराया है। ओके, अब देखो ए जो है वो 1000 मीटर पर जब पहुंचा, जब उसने रेस को जीत लिया, उसने बी को 200 मीटर से हराया, मतलब बी का स्टैंड कर रहा था 800 मीटर पर। ओके, इसका रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 800, 20 से 20 कैंसिल, 10/8, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ओके, तो इनका जो स्पीड का रेशियो आया वो कितना है 5/4 आया। अब सबसे पहले हमें बी को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो बी कहाँ था, बी 800 पर था, इंटू 5/4 करेंगे, 4 2 8, 200 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1000। देखो जब बी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो सी कहाँ पर पहुंचेगा, वो अब हम चेक करते हैं। सी को कितने से हराया, 700 से हराया, 300 से हराया, तो इसका मतलब सी कहीं 700 पर स्टैंड कर रहा था, तो उसकी मल्टीप्लाई हम 5 डिवाइडेड बाई 4 से करेंगे। तो यहाँ से सेम से करेंगे ना, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको निकालने के लिए क्योंकि स्पीड का रेशियो हमें चाहिएगा, तो किस स्पीड से उसने उसे हराया, मतलब किस स्पीड से नहीं कितने मीटर से हराया, तो स्पीड का रेशियो से हम उसे निकाल पाएंगे ना। तो स्पीड का रेशियो 5 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4 1 is 4 और यहाँ पर 3,
यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 175 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू, देखो किसी भी नंबर की अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो आप सिंपल एक काम करो 175 लास्ट में 0 लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 इज 16, 2 7 इज 14 और यहाँ से क्या मिलेगा 2 5 इज 10, तो क्या मिला 875। ओके, तो इसका आंसर होगा 875। मतलब जब बी अपने फाइनल डेस्टिनेशन 1000 पर पहुंच गया, उसने 1000 मीटर की रेस तय कर ली, 1000 मीटर उसने तय कर लिया, तो सी कहाँ पर था 875 मीटर पर स्टैंड कर रहा था। तो बी ने सी को कितने फासले से हराया 1000 माइनस 875 विच इज इक्वल्स टू 125 मीटर, 125 मीटर से बी ने सी को बीट किया। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 liter of diesel is required to travel 600 km using a 800 cc engine. If the volume of diesel required to cover a distance varies directly as the capacity of engine, then how many liters of diesel is required to travel 800 km using 1200 cc engine? देखो क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि भाई 60 लीटर डीजल है, 60 लीटर डीजल है, 60 लीटर डीजल में 600 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है 800 सीसी के इंजन से। अब ये बोल रहा है कि 800 किलोमीटर हमें जाना है, इंजन हमारे पास 1200 सीसी का है, तो डीजल कितने लीटर लगेगा, सिंपल ये बताना है। अब देखो ये सीसी और किलोमीटर, क्या इनमें कोई रिलेशन है? इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन सीसी और लीटर का ज़रूर रिलेशन है, सीसी और लीटर का, क्योंकि आपको पता है जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज़्यादा डीजल लगेगा, मतलब सीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीजल के। सिंपल, सीसी बढ़ेगा तो डीजल का कंजम्पशन तो बढ़ना ही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो 600 है ना, इसको अगर मैं 800 बना दूँ तो जिससे मल्टीप्लाई होगी, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, 600 को मैं 800 कैसे बना सकता हूँ? देखो वो मैं कैसे बनाऊंगा, 600 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 अगर मैं कर दूँ तो 6 1 इज़ 6, ये 20, तो यहाँ से मुझे 800 मिल जाएगा। तो जब मैंने ये किलोमीटर में ये काम किया तो मुझे ये लीटर में भी करना पड़ेगा। 60 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 करेंगे तो 6 1 इज़ 6, तो यहाँ से मुझे 80 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि भाई 80 लीटर में 800 किलोमीटर चला जा सकता है अगर 800 सीसी का इंजन है तो। ओके, और ये बोल रहा है कि भाई 1200 सीसी का इंजन चाहिए, 1200 सीसी का इंजन हमारे पास है और 800 किलोमीटर चलना है, तो डीजल का कंजप्शन बताओ। तो देखो ये दोनों किलोमीटर सेम हो गए, और यहाँ इस 800 में और 1200 सीसी में डिफरेंस कितने का है, 1.5 का डिफरेंस है। अगर 800 की 800 की मल्टीप्लिकेशन में 1.5 से कर दूं तो 1200 ही आएगा, तो डिफरेंस कितने का है 1.5 का। तो जब ये 800 सेम हो चुका, यहाँ से जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1.5 आया, तो इसका डिफरेंस भी 1.5 ही आएगा। तो जब 80 इंटू 1.5 में करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 120 लीटर मुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 लीटर पेट्रोल या डीजल में 800 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता है अगर इंजन 1200 सीसी का है। तो पेट्रोल कितना लगेगा, डीजल कितना लगेगा, 120 लीटर। देखो ये तरीका तो था एप्टीट्यूड का, मैं इसे कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से भी सोल्व कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, देखो 60 लीटर डीजल है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करी अगर इंजन 800 सीसी का है। अभी बोल रहा है कि 1200 सीसी का इंजन अगर लगा दें 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा। सिंपल ये बताना है, अगर मैं पर किलोमीटर पर सीसी कितना डीजल लग रहा है ये फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं सिंपल उसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, किस चीज़ से कर दूंगा, उसकी मल्टीप्लाई में कर दूंगा कितने किलोमीटर जाना है और कितने सीसी का इंजन है। सिंपल मैं उससे वहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 600 किलोमीटर वो चल पा रहा था 800 सीसी के इंजन से, तो यहाँ से क्या होगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 48 और 4 0। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 इज़ 6 और 6 8 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा सिंपल 1/8000। ओके, ये वैल्यू क्या आई है, 1/8000 क्या है, ये इतने लीटर डीजल लगेगा पर किलोमीटर पर सीसी। ओके, अब मुझे बताया गया है कि 1200 सीसी और 800 किलोमीटर का निकालो, तो सिंपल मैं क्या करूँगा 1/8000 डिवाइडेड बाय 800 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 800 किलोमीटर जाना है और 1200 सीसी का इंजन है, तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9640 आ जाएंगी और डिवाइडेड बाय 8000। ओके, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, हमें यहाँ से क्या मिलेगा
960 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 इज़ आर 8, 8 2 इज़ आर 16 और 0। तो देखो यहाँ से भी 120 लीटर आ चुका है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया कि कन्वेंशनल मैथ से कैसे करना है और एप्टीट्यूड से कैसे करना है। ओके, आपको रिकमेंड ये रहेगा कि आप एप्टीट्यूड वाले मेथड से करिए क्योंकि कन्वेंशनल में टाइम भी लगता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक्सट्रीमली फास्ट सॉल्यूशन, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर प्रोवाइडर has been training its manpower in such a way that 36 programmers could write 36 software program of similar nature in 36 hours. The company has received an order for getting 84 software programmer of similar nature in 24 hours. How many additional programmers should the company employ for this project? देखो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कंपनी है, वो क्या करती है, उसके पास 36 प्रोग्रामर हैं, मतलब 36 प्रोग्रामर जो है वो 36 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते हैं और 36 आवर में ही वो लिखते हैं। ओके, अभी बोल रहा है कि भाई एक कंपनी की नई रिक्वायरमेंट आई कि उन्हें 84 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखवाने हैं और 24 घंटे के अंदर लिखवाने हैं, तो उन्हें कितने और प्रोग्रामर लगेंगे, हमें सिंपल ये बताना है। तो 36 प्रोग्रामर 36 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि 36 ही घंटे में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 प्रोग्रामर 1 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम 36 घंटे में लिख रहा है। यही तो मतलब हुआ ना इसका, इस बात का यही तो सेंस बना। अब देखो, ये बोल रहा है कि भाई 24 घंटे, मतलब घंटों में हमें निकालना है। तो इसका मतलब मैं ये निकालूंगा सबसे पहले तो कि एक प्रोग्रामर 1 घंटे में कितना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख पा रहा है। तो इसका मतलब वो कितना होगा, 1/36 होगा। एक प्रोग्रामर 1 घंटे में 1/36 प्रोग्राम लिख पा रहा है। अभी बोल रहा है कि भाई कितने प्रोग्रामर लगेंगे। तो अगर मैं न्यू प्रोग्रामर को P से डिनोट करता हूँ और 1/36 प्रोग्राम वो लिख पा रहा है 1 घंटे में, तो 24 घंटे में वो कितने प्रोग्राम लिखेगा, मतलब कितने लिखेगा, और जितने भी वो लिखेगा वो 84 के बराबर होंगे, जितने नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमें चाहिए। ओके, तो सिंपल अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 24P डिवाइडेड बाई 36 विच इज इक्वल टू 84, और यहाँ से 12 2 इज आर 24 और 12 3 इज आर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2P डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 84, और यहाँ से हमें फाइनली क्या मिलेगा, इसे हम जब हम सोल्व करेंगे तो ये 84 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, P यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 4 इज आर 8, 2 2 इज आर 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 42 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, देखो ऐसी मल्टीप्लीकेशन को कैसे करना चाहिए, 40 + 2 और इसे 3 से कर दो। देखो 4 तिया 12, मतलब 120 + 2 तिया 6, तो हमें कितना मिला 126। इसका आंसर कितना आ गया 126, मतलब 126 टोटल प्रोग्रामर लगेंगे। 84 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अगर हमें लिखवाने हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन 36 प्रोग्रामर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नए का काउंट हमें बताना है ना, तो 126 - 36 कर देंगे तो सिंपल कितना आएगा 6 और 6 और 120 में से 30 घटाएंगे तो 90। तो इसका मतलब 90 न्यू प्रोग्रामर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को YouTube ऐप पर देख रहे हो ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।